नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टीवी 7 भारत पर। मैं हूं आपके साथ अंकुर गोस्वामी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं टीवी 7 भारत के इस विशेष कार्यक्रम में। तो ज्यादा वक्त जाया न करते हुए सीधे रुख करेंगे खबरों की ओर। पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर पीओके में हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। यहां आम लोगों और पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के बीच टकराव की स्थिति गंभीर होती जा रही है और रिपोर्ट्स के अनुसार अब तक इस हिंसक घटनाक्रम में लगभग 26 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में बच्चे और गर्भवती महिलाएं भी शामिल बताई जा रही हैं, जिससे स्थिति और अधिक संवेदनशील हो गई है। पीओके में ये विरोध प्रदर्शन मुख्य रूप से ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी JAAC के आह्वान पर हो रहे हैं और ये संगठन लंबे समय से महंगाई, बिजली के बिलों में राहत और सस्ती सब्सिडी वाले आटे की मांग कर रहा है। लेकिन हाल के दिनों में इन प्रदर्शनों ने उग्र रूप ले लिया। इसके बाद क्षेत्र में दुकानें, बाजार और सामान्य जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है और इसी बीच एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है कि पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद के पास पाकिस्तानी सेना का MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इस हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार सभी सैन्य कर्मियों की मारे जाने की खबर है। हालांकि सेना की ओर से अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि हेलीकॉप्टर में कितने लोग सवार थे और दुर्घटना का वास्तविक कारण क्या था। ये भी साफ नहीं है कि ये तकनीकी खराबी थी या किसी तरह की हिंसक घटना का परिणाम। स्थानीय रिपोर्ट्स के अनुसार जिस समय यह घटना हुई उस समय आसपास विरोध प्रदर्शन भी चल रहे थे। इसी कारण क्षेत्र में तनाव और ज्यादा बढ़ गया और कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि हाल के दिनों में सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पें हुई हैं। एक खुफिया रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि 5 जून से 9 जून के बीच पीओके में व्यवस्थित हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं। इसमें दावा किया गया है कि बारमंग ब्रिज शूटिंग जैसी घटनाओं से स्थिति बिगड़ी और रिपोर्ट्स के अनुसार JAAC के नेताओं को निशाना बनाया गया और उन पर आतंकवाद विरोधी कानून के तहत कार्रवाई की गई। इस दौरान JAAC के एक प्रमुख नेता शहजैब हबीब की मौत के बाद हालात और ज्यादा खराब हो गए। रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया कि इस अवधि में मारे गए लोगों में कई बच्चे और गर्भवती महिलाएं शामिल हैं। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है। विरोध प्रदर्शनों के दौरान हजारों लोग सड़कों पर उतरे। लगभग 2000 प्रदर्शन कर्मियों ने भीमबर से मुजफ्फराबाद की ओर मार्च शुरू किया। कई लोग मीरपुर और अन्य शहरों से होकर राजधानी की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने उन्हें रोकने के लिए कड़ी निगरानी और गश्त शुरू कर दी। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कई शहरों में कर्फ्यू जैसे हालात बन गए हैं। मुजफ्फराबाद में सड़कें सुनसान दिखाई दी और बाजार बंद रहे। केवल सुरक्षा बलों की मौजूदगी देखी गई। मीरपुर जैसे शहरों में कुछ जगहों पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए, लेकिन व्यापक प्रदर्शन को रोक दिया गया। JAAC संगठन मुख्य रूप से कश्मीर में शरणार्थियों के लिए आरक्षित 12 सीटों को खत्म करने की मांग कर रहा है। ये सीटें 1947 के बाद पाकिस्तान में बसे कश्मीरी शरणार्थियों के लिए बनाई गई थी। इसके अलावा संगठन सस्ती बिजली और खाद्य सामग्री की भी मांग कर रहा है। स्थिति बिगड़ने के बाद पाकिस्तानी प्रशासन ने JAAC को अवैध घोषित कर दिया है और इसके कई नेताओं की गिरफ्तारी के लिए इनाम की घोषणा भी की गई है। सरकार ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इन नेताओं की गिरफ्तारी में मदद करेगा उसे 1 करोड़ रुपए तक का इनाम दिया जाएगा। सोचिए, पाकिस्तान 1 करोड़ रुपए की बात कर रही है। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच मानवाधिकार संगठनों ने चिंता जताई है और सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। पीओके के स्थानीय प्रशासन ने भी बातचीत के जरिए समाधान निकालने की बात कही है। फिलहाल पीओके में स्थिति बेहद अस्थिर बनी हुई है। विरोध प्रदर्शन, सुरक्षा बलों की कार्रवाई और हालिया हेलीकॉप्टर दुर्घटना ने पूरे क्षेत्र को तनावपूर्ण माहौल में डाल दिया है। आने वाले दिनों में हालात किस दिशा में जाएंगे यह भी स्पष्ट नहीं है। तो चलिए इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर और बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 जून को नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक का मुख्य विषय 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास रखा गया है, जिसमें देश के समग्र और संतुलित विकास पर जोर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे और ये बैठक टीम इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप आयोजित की जा रही है, जिसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय को मजबूत करने और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने का बताया जाता है। इस वर्ष की शासी परिषद बैठक का मुख्य विषय 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास होगा। ये निर्धारित किया गया है और ये विषय देश के प्रत्येक नागरिक के कल्याण, अवसरों की समानता और समग्र विकास पर केंद्रित होगा और बैठक में इस विजन को ठोस और मापने योग्य परिणामों में बदलने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा होगी। बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होंगे, जो समावेशी मानव विकास के ढांचे पर विचार विमर्श करेंगे। ये ढांचा 4 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है।
मूलभूत मानव पूंजी और भविष्य के लिए तैयार कौशल, उत्पादक रोजगार और उद्यमिता के साथ विकेंद्रित विकास, स्वास्थ्य एवं पोषण तथा सभी के लिए समानता और गरिमा। नीति आयोग की शासी परिषद में इस बार विशेष रूप से कौशल विकास, उद्यमिता को बढ़ावा देने और देश में स्थायी रोजगार के अवसर सृजित करने के उपायों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। और सरकार का उद्देश्य है कि युवाओं को अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाएं और आर्थिक गतिविधियों को स्थानीय स्तर पर मजबूत किया जाए। इसके साथ ही शासन प्रणाली में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, डेटा आधारित निर्णय प्रणाली, अभिसरण और सार्वजनिक निजी भागीदारी जैसे प्रमुख तत्वों के उपयोग पर भी चर्चा की जाएगी। और इन माध्यमों से नीति निर्माण और उसके क्रियान्वयन में उसको अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में रोडमैप तैयार किया जाएगा। और बैठक में अल्पकालिक, मध्यमकालिक और दीर्घकालिक लक्ष्यों की निगरानी के लिए एक मजबूत तंत्र विकसित करने पर भी जोर दिया जाएगा, ताकि योजनाओं के जो प्रभाव होंगे उनको मापा जा सके और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा हाल ही में आयोजित मुख्य सचिवों के उनके 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों पर भी बैठक में विचार विमर्श किया जाएगा और इन सिफारिशों को नीति आयोग के विजन से जोड़ते हुए राज्य के विकास मॉडल को और अधिक सशक्त बनाने पर चर्चा होने की संभावना है। यानी सीधे तरीके से ये कहिए कि सरकारी सूत्रों के अनुसार भी ये कहा जा सकता है कि इस बैठक का उद्देश्य केवल नीतियों की समीक्षा करना नहीं, बल्कि एक ऐसा कार्यान्वयन ढांचा तैयार करना है जो भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य की ओर तेज गति से आगे बढ़ सकता है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली ये बैठक भारत के विकास रोडमैप को नई दिशा देने वाली मानी जा रही है। अब देखना होगा कि इस मंथन से निकलने वाले निर्णय किस तरह देश के समावेशी और सतत विकास को गति देते हैं। तो चलिए इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर और बात करते हैं बीजेपी की। भारतीय जनता पार्टी के नेता सैयद एहसान अख्तर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल पूरे होने पर कई अहम बातें कही। सैयद एहसान अख्तर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में देश के मुस्लिम समाज सहित गरीब और कमजोर वर्गों को कई योजनाओं का लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि सरकार की विभिन्न योजनाएं सीधे लोगों तक पहुंच रही हैं, जिससे समाज के सभी वर्गों को फायदा हो रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार की मुफ्त राशन योजना, आयुष्मान भारत योजना और उज्ज्वला योजना जैसी योजनाओं से गरीब परिवारों को काफी राहत मिली है और उनके अनुसार इन योजनाओं के जरिए लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं, मुफ्त अनाज और रसोई गैस जैसी सुविधाएं आसानी से मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं का लाभ मुस्लिम समुदाय सहित सभी जरूरतमंद लोगों को मिला है। और सैयद एहसान अख्तर ने अपने बयान में विपक्षी दलों पर भी जमकर हमला बोला है। उन्होंने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इन पार्टियों ने लंबे समय तक मुस्लिम समाज को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के समय ये दल बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर विकास पर उतना काम नहीं करते जितना करना चाहिए। और बीजेपी नेता ने कहा कि वर्तमान सरकार की योजनाएं बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों तक पहुंच रही है। उन्होंने दावा किया कि अब लाभ सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते या सरकारी व्यवस्था के जरिए पहुंचता है, जिसके बीच में किसी तरह की गड़बड़ी या बिचौलियों की भूमिका कम हो गई है। उन्होंने ये भी कहा कि आज देश में लोगों को विकास और योजनाओं का वास्तविक लाभ मिल रहा है, जिससे गरीब परिवारों की स्थिति पहले से बेहतर हुई है। उनके अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य और रसोई गैस जैसी बुनियादी सुविधाओं में सुधार हुआ है। और सैयद एहसान अख्तर ने लोगों से अपील की कि वो आगामी 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे। उन्होंने कहा कि यदि जनता विकास के रास्ते पर चलने वाली सरकार को चुनती है तो योजनाओं का लाभ और मजबूत तरीके से भी मिलता रहेगा। कार्यक्रम के दौरान मौजूद पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने सैयद एहसान अख्तर का जोरदार स्वागत किया। वहां मौजूद समर्थकों ने उनके बयान का समर्थन किया और पार्टी के संदेश को आगे बढ़ाने की बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि जनता को अब वोट देते समय सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए और विकास कार्य को ध्यान में रखना चाहिए। और उनका मानना है कि सही निर्णय से ही समाज और देश की प्रगति संभव है। तो चलिए फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर मिलूंगा आपसे TV7 भारत पर। नमस्कार।